दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू जीएस फाइटर्स। दोस्तों टारगेट सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 45 को डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जीके और जीएस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, जो कि तैयार किए हैं हमने दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तैयार किए हैं। आपको वीडियो के एंड में करंट अफेयर से जो है क्वेश्चंस की क्विज देखने को मिल जाएगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 45। अगर आपने अभी तक जीएस फाइटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जीएस फाइटर्स आपका अपना चैनल है। वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कीजिए। ओके, चलिए देखिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि क्वेश्चन पे ही वीडियो को पॉज किया जाए और पहले खुद से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया जाए। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का कार्य क्षेत्र में नहीं आता है? क्वेश्चन में पूछा क्या है ये ध्यान से बड़ा कीजिए। सही पूछा है या गलत पूछा है, हाँ पूछा है या ना पूछा है। ठीक है, तो कौन सा कार्य इनमें से निर्वाचन क्षेत्र के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह नियत करना। देखिए, हमारे इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। प्रधानमंत्री का कोई चुनाव नहीं होता है, लोकसभा का चुनाव होता है। ठीक है, ध्यान रखना, प्रधानमंत्री के लिए कोई स्पेशल चुनाव नहीं होता है, वो लोकसभा का चुनाव ही होता है। और राष्ट्रपति जी के द्वारा सामान्यतः जो लोकसभा जब चुनकर आएगी तो उसमें बहुमत प्राप्त नेता को, बहुमत प्राप्त जिस दल को प्राप्त है उसके नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। यानी प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, उसकी नियुक्ति होती है। ओके, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना ये निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना ये भी, और राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह निर्धारित करना ये निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, अब आइए निर्वाचन आयोग के बारे में थोड़ी सी डिटेल हम लोग जान लेते हैं। देखिए, भारत का निर्वाचन आयोग 25 जनवरी 1950 को इसका गठन होता है। अंडर आर्टिकल नंबर 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में व्यवस्था दी गई है। इसमें एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं। अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि भारत के वर्तमान जो है मुख्य निर्वाचन आयोग कौन है। ठीक है, अपना जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। और इन सभी की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति जी के द्वारा। ओके, इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, इनमें से जो भी पहले हो जाए। और एक बहुत ही पॉपुलर समिति है जिसका नाम है दिनेश गोस्वामी समिति, इसका चुनाव सुधार से संबंध है। ओके, तो ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है। देखिए, अगर आपको जो है क्लास अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। ओके, और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना चाहिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। वहां से प्रत्येक टेस्ट की पीडीएफ आप निःशुल्क पा सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारित किसके द्वारा होती है? जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें कीमतें किसके द्वारा निर्धारित होती हैं? मांग और पूर्ति, सरकारी प्राधिकारी, बाजार में क्रेता या बाजार में विक्रेता। देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है। डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करता है जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमतें। मार्केट में जितनी डिमांड होगी उतनी सप्लाई होगी। ठीक है, उसी आधार पर उसकी कीमतें निर्धारित हो जाती हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण मांग व पूर्ति द्वारा होता है। इस अर्थव्यवस्था में बाजार की महत्ता होती है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर की ज़्यादा महत्ता होती है। अभी जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जैसे यूएसए है, तो वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर्स की ज़्यादा महत्ता होती है और बाजार जो है सामाजिक जीवन के केंद्र में होता है। इसमें निजी क्षेत्र सरकार से अधिक प्रभावशाली होते हैं। ध्यान रखना, जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है और एक होती है समाजवादी। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का कंट्रोल रहता है हर जगह पर, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो प्राइवेट सेक्टर्स होता है उसका उसके ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक, आपके ऑप्शंस महानदी, ताप्ती, कृष्णा या गोदावरी। देखिए, नासिक महाराष्ट्र में है और ये गोदावरी के नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, और आपको पता होगा कि गोदावरी जो नासिक है वहाँ पर कुंभ मेला भी लगता है। एक्चुअली कुंभ मेला 4 जगह लगता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ठीक है, यहाँ पर लगता है कुंभ मेला।
नासिक महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिम भाग में गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित है। समुद्र तट से इसकी ऊंचाई 565 मीटर है और यह एक प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल है। ठीक है, यहाँ पर कुंभ मेला भी लगता है। ध्यान रखना, कुंभ मेला प्रयागराज और हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, इनको लिख लेना आप लोग या पीडीएफ में इसको सेव कर लेना। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? आपके ऑप्शंस कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या सिंधु। देखिए सिंधु नहीं होगा, गोदावरी भी नहीं है। अब आप बताइए कौन सी नदी पर है? देखिए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी पर है नागार्जुन सागर डैम। देखिए नागार्जुन सागर बांध जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है और एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, और इसका निर्माण कार्य वर्ष 1966 में कंप्लीट हो चुका था और यहाँ से दो नहरें निकलती हैं इस तरीके से। एक जवाहर नहर है और दूसरी लाल बहादुर नहर है। नागार्जुन सागर बांध जो है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। ओके, ध्यान रखना, मानव निर्मित झील है, विश्व की सबसे बड़ी तीसरी। इस तरीके से ये जो झील है ये वाली। ठीक, चलिए पांचवा प्रश्न है, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? गेहूं उत्पादक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर बिहार। देखिए सबसे ज्यादा गेहूं होता है उत्तर प्रदेश में। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादक राज्य अपना उत्तर प्रदेश है। ठीक है, चलिए भारत का गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के बाद द्वितीय स्थान पर आता है पंजाब, तीसरे स्थान पर हरियाणा और चौथे स्थान पर है मध्य प्रदेश। देखिए दुग्ध उत्पादन में पहले उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर था, अभी क्या है, प्रथम स्थान पर हो गया है राजस्थान। ठीक है, और सेकंड स्थान पर आ गया है अपना उत्तर प्रदेश। चावल के उत्पादन में फर्स्ट जो पोजीशन है वो पश्चिम बंगाल की है और सेकंड में है अपना उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के मामले में आपको पता ही होगा टॉप पर है वो जो उत्तर प्रदेश है, और जौ के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश टॉप पर है। ठीक है, चलिए बेसिक डिटेल है, आप चाहो तो याद रख सकते हो, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। ठीक है, सुनामी किसके द्वारा नहीं होती है? सुनामी आपने पता होगा, जब समुद्र में लहरें ऊंची ऊंची उठ जाती हैं और वो लहरें जब जो है तट के किनारे आप बढ़ती हैं तो बहुत ज़्यादा तबाही मचाती हैं, उसी को सुनामी कहते हैं। आपको बताना है सुनामी किसके द्वारा नहीं होती है। देखिए ज्वालामुखी के द्वारा होती हैं। जब समुद्र में ज्वालामुखी फटता है तो लहरें उत्पन्न हो जाती हैं और जैसे जैसे वो लहरें समुद्र के तट के किनारे आती हैं उनकी जो है स्पीड कम होती जाती है लेकिन उनकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। ठीक, तो समुद्र ये ज्वालामुखी उद्गार तो इसका कारण है समुद्र तलीय भूस्खलन। समुद्र के किनारे जो बड़ी बड़ी पहाड़ियां होती हैं उनका अगर स्खलन हो जाता है तब भी एक हलचल पैदा होती है। ठीक है, लहरें उत्पन्न हो जाती हैं और वो सुनामी का रूप धारण कर लेती हैं, इसके कारण भी होता है। समुद्र में अगर कोई भूकंप आता है तब भी जो है सुनामी उत्पन्न हो सकती हैं लेकिन प्रभंजन के कारण नहीं होती है। ठीक है, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, सॉरी वन, प्रभंजन। ठीक, देखिए होता यूं है कि विज्ञान की भाषा में सुनामी समुद्र में संचरित होने वाली ऐसी तरंग होती हैं जिनके तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ जो होती है ना अस्वाभाविक रूप से लंबी होती हैं और जैसे जैसे ये समुद्र तट के किनारे पहुंचती हैं इन लहरों की गति घटती जाती है लेकिन इनकी जो ऊंचाई है इस तरीके से बढ़ती जाती है। सपोज दैट ये हो गया अर्थ, ठीक है, और ये हो गया वाटर। ठीक है, इस तरीके से मैं मान लो ये हो गया वाटर। ठीक, अब मान लो यहाँ पर कहीं भूकंप आता है, यहाँ आया कहीं भूकंप, ठीक है, तो यहाँ पर हल्का सा वाटर उठेगा, इसकी स्पीड बहुत तेज होगी इस तरीके से। लेकिन जैसे जैसे ये समुद्र के किनारे पहुंचती जाएगी तो इसकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी लेकिन स्पीड कम होती जाएगी। ठीक है, इस तरीके से इनकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी, वाटर की जो ऊंचाई है। ठीक है, और ये एक टाइम पर जब जैसे बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई है समुद्र जो है स्थल पे वहां पर एंटर कर जाएंगी तो ये तबाही बहुत बुरी तरीके से मचाती हैं। ठीक है, चलिए सातवां प्रश्न है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? देखिए नटराज की मूर्ति हाल फिलहाल में न्यूज में रही है, आपको पता होगा 9 से 10 दिसंबर को G20 की बैठक हुई है न्यू दिल्ली में। वहां पर जो कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है वहां उसके सामने नटराज की प्रतिमा रखी गई है और ये विश्व की नटराज की सबसे ऊंची प्रतिमा है, सबसे बड़ी। ध्यान रखना, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा नटराज की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो दिल्ली में स्थापित की गई है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति जो है ये आपको मिलेगी चोल कला से संबंधित।
आपको पता होगा साउथ में बहुत ही फेमस एक डायनेस्टी रही है, चेर, चोल, पांड्या इस तरीके से, तो उन्हीं में चोल हैं। उनके समय में इस मूर्ति का निर्माण हुआ था। ठीक है, चोल कला से संबंधित है नटराज की प्रतिमा। और इसके दर्शन कर लीजिए, ये है आपको नटराज की प्रतिमा। भगवान शिव की नृत्य की मुद्रा में ये मूर्ति है। ठीक, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य की मूर्ति जो है चोल कला का उदाहरण है। इस काल में कांस्य मूर्ति के साथ पत्थर की मूर्ति का भी निर्माण किया जाता था। इस काल में निर्मित नटराज की कांस्य मूर्ति को विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा रचनाओं में से शामिल किया जाता है। ठीक है, चलिए। 8वां प्रश्न है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोढेरा का सूर्य मंदिर बिहार, गुजरात, ओडिशा या फिर बंगाल? देखिए, हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में स्थित है मोढेरा का सूर्य मंदिर। चलिए इसके एक बार दर्शन कर लेते हैं। यहाँ पर है और ये है मोढेरा का सूर्य मंदिर। देखिए, इस मंदिर की एक खास बात ये है कि ये प्रत्येक पत्थर पर कुछ ना कुछ नक्काशी की गई है और इतनी बारीक तरीके से नक्काशी की गई है यहाँ पर कि ये अलग ही अद्भुत नज़ारा लगता है इसका मंदिर का। सोलंकी वंश के शासकों ने इसको बनवाया था, जिनमें से राजा भीमदेव थे। उनके द्वारा 1026 ईस्वी में इसको बनवाया गया था, मोढेरा का सूर्य मंदिर। और यह गुजरात के पाटन नामक स्थान से 30 किलोमीटर दक्षिण की ओर मिलेगा आपको। ठीक, चलिए। 9वां प्रश्न है, इनमें से कौन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी एटक, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी स्थापना से संबद्ध नहीं है? ध्यान रखना, क्वेश्चन में पूछा है, नहीं है। देखिए, एन एम जोशी, लाला लाजपत राय और जोसेफ वेप्टिस्टा, इसको वह कर लीजिए। जोसेफ वेप्टिस्टा इसके जो है संस्थापक सदस्यों में से हैं, बट वीबी गिरी का इससे कोई संबंध नहीं है। ठीक है, चलिए। देखिए, वर्ष 1920 में एटक की स्थापना होती है। ठीक, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना होती है और लीग ऑफ नेशंस के इंटरनेशनल और ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए एटक का गठन किया गया था। इसकी स्थापना में एन एम जोशी, लाला लाजपत राय, जोसेफ वेप्टिस्टा, इनकी जो है महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। ठीक, जवाहरलाल नेहरू भी इसके जो है सदस्य रहे थे। कोराडी थर्मल पावर स्टेशन यानी ऊष्मीय शक्ति केंद्र है एक, और आपको बताना है ये कहाँ पर है, किस स्टेट में है या किस शहर में है। कोराडी थर्मल पावर स्टेशन आपको मिलेगा नागपुर में। ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र में। ओके, चलिए यहाँ देखते हैं, ये रहे नागपुर महाराष्ट्र में कोराडी थर्मल पावर स्टेशन। वर्ष 1974 में यह कार्यशील होने वाले कोराडी थर्मल पावर स्टेशन महाराष्ट्र के नागपुर के पास कोराडी नामक स्थान पर है। इसका संचालन महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन निगम के द्वारा महाराष्ट्र सरकार की सहायक कंपनी जो है महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी द्वारा किया जाता है। इतना सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस 1974 में ये कार्यशील हुआ था और कोराडी थर्मल पावर प्रोजेक्ट आपको नागपुर महाराष्ट्र में मिलेगा, बस इतना याद रखिए। और उसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और उसके जो है राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, चलिए। और मुंबई को जो है फाइनेंशियल कैपिटल भी माना जाता है इंडिया की। मानव पशु विहार किस राज्य में स्थित है? मानस पशु विहार राजस्थान, असम, झारखंड या छत्तीसगढ़? देखिए, इजी प्रश्न है, आप कर सकते हो आसाम का। ठीक है, असम इस प्रश्न का सही जवाब है। मानस पशु विहार असम में स्थित है। ठीक है, काजीरंगा भी असम में ही है, जो कि बहुत फेमस है एक सींगी गैंडे के लिए। देखिए, मानस पशु विहार जो है वो लगभग 950 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और 1990 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था और यूनेस्को के द्वारा 1985 में इसको विश्व धरोहर घोषित किया गया था। 1973 में बाघों के लिए इसे आरक्षित कर दिया गया था। ठीक है, यानी टाइगर्स के लिए रिजर्व है ये मानस नेशनल पार्क। प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष 1973 में चलाया गया था और प्रोजेक्ट हाथी 1992 में। ये कई बार ये प्रश्न पूछा है और कई एग्जाम्स में पूछा है। ठीक है, याद रखना इनको भी। 12वां प्रश्न है, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक होती है। क्यों? यानी सर्दियों में जो है कैलोरी शरीर ज़्यादा यूज़ करता है गर्मियों की अपेक्षा। क्यों? शरीर में अधिक जो है वसा बनाने के लिए, गिरते बालों की क्षतिपूर्ति के लिए, शरीर का ताप बनाए रखने के लिए या अधिक प्रोटीन को भंग करने के लिए।
देखिए इस प्रश्न का सही जो है आंसर है, देखिए शरीर जो है, बॉडी जो है, सर्दियों में ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है बॉडी को और गर्मियों में कम होती है। उसका रीज़न ये है कि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ज़्यादा कैलोरी यूज़ करता है शरीर जो है। ठीक है? चलिए, यहाँ पर थोड़ी डिटेल है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। सर्दियों के मौसम में हमारे शरीर का तापमान बाहरी वातावरण की तुलना में अधिक होता है। ऊष्मा संतुलन के कारण साम्यावस्था शरीर ऊष्मा होता है, जिससे आवश्यक ऊष्मा बनाए रखने के लिए अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। ठीक, यानी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बॉडी को ज़्यादा कैलोरी की यूज़ करनी पड़ती है सर्दियों में। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रतिवर्ती क्रियाएं कौन सी होती हैं? यानी कि एक्शन रिएक्शन वाली क्रियाएं वो होती हैं, यानी रेफ्लेक्स जो एक्शंस होती हैं, जैसे मान लो सपोज दैट आपकी आंख में कोई मच्छर पड़ता है, तो आपकी आंख तुरंत रिएक्ट करेगी और वो बंद हो जाएगी। ठीक है, जैसे आपका पैर कभी कांटे पर पड़ता है, तो आपका पैर कांटे पर पड़ने तक ही थोड़ा सा भी टच हो जाएगा तो आप तुरंत पीछे की तरफ बैक कर जाओगे अपने पैर को। ठीक है, ये होती है प्रतिवर्ती क्रियाएं और ये स्पिनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। ठीक, स्पिनल कॉर्ड हालांकि पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, लेकिन प्रतिवर्ती क्रियाओं को भी कंट्रोल होती हैं। ठीक, यहाँ थोड़ी डिटेल है और आप चाहो तो पढ़ सकते हो, अन्यथा मैं पढ़ देता हूँ। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र जो होता है मेरुरज्जु यानी स्पिनल कॉर्ड होता है और इसमें हम उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं, जो स्टिमुलस होता है उनको, और स्वभाव के आधार पर प्रतिवर्ती क्रिया दो प्रकार की होती है, एक अबंधित और एक अनुबंधित। प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा ही हमारा पैर कांटे पर पड़ने पर हम पैर को पीछे की ओर खींच लेते हैं, यानी जैसे ही वो टच में आता है उसको तो आप तुरंत पीछे कर लोगे। 14वां प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है? श्रीहरिकोटा, त्रिवेंद्रम, ट्राम्बे या फिर बेंगलुरु? देखिए ये तो नहीं होगा। श्रीहरिकोटा में आपको मिलेगा क्या, सतीश धवन स्पेस स्टेशन, जो कि आंध्र प्रदेश में है। लेकिन हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है त्रिवेंद्रम। तिरुवनंतपुरम भी कहते हैं इसको, और ये आपको केरल में मिलेगा और यहीं पर है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज त्रिवेंद्रम। एक सेकेंड। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है और यहाँ पर रॉकेट प्रक्षेपण यान और कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण होता है। इस केंद्र की शुरुआत थुम्बा एक्वेटोरियम रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के रूप में हुई थी वर्ष 1962 में। केंद्र का पुनः नामकरण कर दिया गया और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक जो है विक्रम साराभाई के सम्मान में इसका नाम जो है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र रख दिया गया था। और आपको पता होगा श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश में है और यहीं से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए उस रॉकेट का नाम बताइए जिससे चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। अगर आपको पता है तो बताइए और नहीं पता है तो सर्च कीजिए, सर्च जरूर किया कीजिए। ठीक है, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? कृत्रिम बंदरगाह किसे बोलते हैं? एक होता है प्राकृतिक, एक होता है कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब होता है जो मानव के द्वारा बनाए गए हों। देखिए जो है पश्चिमी घाट के जितने भी बंदरगाह हैं वो जो है नेचुरल होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, और पूर्वी घाट के जो बंदरगाह होते हैं वो होते हैं कृत्रिम टाइप के। हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है चेन्नई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। चेन्नई जो बंदरगाह है या मद्रास बंदरगाह जो है वो एक कृत्रिम बंदरगाह है और यह भारत का सबसे पुराना और दूसरा सबसे बड़ा यातायात घनत्व वाला बंदरगाह है। प्राय पश्चिमी तट के सभी पतन जो हैं वो पूर्वी तट का विशाखापत्तनम प्राकृतिक और पूर्वी तट के सभी पतन जो है कृत्रिम होते हैं। ठीक है, विशाखापत्तनम को छोड़कर, यानी कि जैसे अपना इंडिया हो गया इस तरीके से। एक सेकेंड, ये हो गया हमारा पश्चिमी तट। ठीक है, ये हो गया पूर्वी तट। आपको पता होगा कि ये मैक्सिमम रिवर्स जो हैं हमारी इंडिया में वो पूरब की तरफ बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं और वो यहाँ पर ना डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर गाद वगैरह वो सब इकट्ठी हो जाती है जिसकी वजह से एक जो है बंदरगाह बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है और बार बार उसकी खड्डे की जो होता है यहाँ पर जहाँ पे जहाज आकर रुकते हैं पानी के, उसकी साफ सफाई करनी पड़ती है, तो ये ज़्यादा कारगर नहीं रहते। लेकिन जो पश्चिमी तट है वो एकदम साफ सुथरा है और यहाँ पर गहरे गहरे जो है एक टाइप से खड्डे टाइप के हैं और यहाँ पर समुद्री जहाज जो होते हैं आराम से आ जाते हैं। ठीक, यहाँ पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती नदियाँ, गाद वगैरह कम है।
समुद्र के किनारे, इधर ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ दिक्कत होती है, इधर दिक्कत नहीं होती। तो मैक्सिमम नेचुरल बंदरगाह इधर मिलेंगे आपको, ये कृत्रिम बंदरगाह होते हैं इधर, जिसको इंसान बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम अपने करंट अफेयर के फैक्ट पे। देखिए, करंट अफेयर का फैक्ट हम इस तरीके से लाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा करंट आपको देने की कोशिश करते हैं। जैसे अफ्रीकी यूनियन को G20 में सदस्यता मिल चुकी है, यानी G20 का अब सदस्य बन चुका है अफ्रीकी यूनियन, और अफ्रीकी यूनियन के मिलने से G20 अब G21 हो गया है। ठीक है, बहुत ही जल्दी ये आधिकारिक तौर पर कंप्लीट इसका नामकरण हो जाएगा, चेंज। और अफ्रीकी यूनियन जो है, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लगा बताइए, चलिए मैं ही बताता हूँ। अफ्रीकी यूनियन जो है इसमें 55 कंट्रीज का एक ग्रुप है, और इसकी जो है हेडक्वार्टर जो है इथियोपिया की कैपिटल है अदिस अबाबा, वहाँ पर इसका जो है मुख्यालय मिल जाएगा अफ्रीकी यूनियन का। ठीक, नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का आयोजन इटली ने किया है, भूटान ने शुरू की है, शेरू नहीं ये शुरू की है। ठीक है, स्व संप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल आईडी सेवा, उत्तर प्रदेश की सरयू नदी में शुरू की है जटायु क्रूज सेवा। उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब हो गया है शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये किस स्टेट में मिलेगा आपको। चेन्नई करेगा स्ट्रीट चाइल्ड विश्व कप 2023 की मेजबानी, यानी आयोजन होगा वहां पर चेन्नई में। बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू किया यूपीआई एटीएम सर्विस को। तमिलनाडु के सेलम सागो का को मिला जीआई टैग। ओके, चलिए, एसबीआई ने लॉन्च किया है नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड को। एसबीआई ने वन अर्थ वन वर्ल्ड वन ग्रिड का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ है। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना का आयोजन जो है लॉन्च किया है राजस्थान सरकार ने। नीरज मित्तल को भारतीय दूरसंचार विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया है। देश का पहला सोलर सिटी लॉन्च जो है सांची मध्य प्रदेश में। और केंद्र सरकार ने दिया मेडिकल एजुकेशन में सरकारी स्कूलों के छात्रों को 10% रिजर्वेशन। मेडिकल एजुकेशन में सरकारी स्कूल के छात्रों को। ब्राइट स्टार एक्सरसाइज का आयोजन मिस्र के द्वारा हुआ है और इंडिया ने अपने इसमें आईएनएस सुमेधा को भेजा है। 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, इंटरनेशनल लिटरेसी डे। ठीक, चलिए, तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 45। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ओके, और वीडियो अगर 1% भी पसंद आई है तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना चाहिए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।